हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में कुछ और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की शुरुआत इस तगड़े सवाल के साथ करते हैं। अब इस रेलगाड़ी को देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2000 के कंपार्टमेंट में, 2002 में, 2008 में, 2012 में, 13 में, 14 में इतनी बार पूछा गया है। इससे यह क्लियर होता है कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर, यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर, यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन, इस पर्दे को देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। तो यहां पे यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर बिना फिगर के सवाल आए या फिर फिगर के साथ सवाल आए, दोनों ही सिचुएशन में सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसे पूछा जाएगा तब कहानी क्या रहेगी समझिएगा। सवाल कह रहा है इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तब सवाल का एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि एक सर्कल एक पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच कर रहा है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल यह कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि हमारा यह पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। अब यहां पे यह वाला तरीका देख लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब फटाफट इस वे का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद आगे सवाल यह कह रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि यह पैरेललोग्राम एक रोम्बस रहा होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की कहानी पे और अपने एक्सप्लेनेशन की मदद से डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वाले एक्सप्लेनेशन की मदद से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। समझना बात को। तो सवाल के एक्सप्लेनेशन से यह क्लियर है कि हमारा यह चर्चा वाला पैरेललोग्राम आगे जाके एक रोम्बस साबित हो जाएगा। अब चूंकि हमारा यह पैरेललोग्राम आगे जाके रोम्बस साबित हो जाएगा सर, तो पहले ही अपने पैरेललोग्राम के तौर पे एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे पहले ही अपने पैरेललोग्राम के तौर पे एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेंगे। तो फटाफट तरीके से अपने पैरेललोग्राम के तौर पे एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं सर। ड्रॉ कर लिया। अब अगेन यहां पे सवाल कह रहा है सर कि हमारा ये जो पैरेललोग्राम है इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को एक सर्कल टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में सर्कल किस तरीके से ड्रॉ किया गया होगा? तुरंत आपका जवाब आएगा कि सर अगर हमारा सर्कल पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच कर रहा है यानी कि जरूर हमारा जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया होगा। वो जरूर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया होगा सच दैट हमारा ये सर्कल पैरेललोग्राम के इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, पैरेललोग्राम के इस साइड को
यहां पे टच कर रहा है, पैरेललोग्राम के इस साइड को यहां पे टच कर रहा है, इस साइड को यहां पे टच कर रहा है सर। तो यहां जो सवाल का एक्सप्लेनेशन था उसके हिसाब से हमने सक्सेसफुली डायग्राम बना लिया है। अब इस एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यह कहा जा रहा है सर कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि दिमाग में रखना, घेरना, घेर लेना। तो यहां पे कुल मिला के मीनिंग निकलता है कि एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को घेर के रखा हुआ है। तो समझना बात को, अगर एक पैरेललोग्राम एक सर्कल को घेर के रखा हुआ है तो अंदर कौन है बाहर कौन है, तुरंत कह दोगे सर कि घिरा हुआ है सर्कल, यानी कि अंदर में सर्कल है, घेर के रखे हुए पैरेललोग्राम यानी बाहर में पैरेललोग्राम है। तो बाहर में पैरेललोग्राम, अंदर में सर्कल। अगेन मैंने आपको सिखाया था कि अंदर और बाहर वाली कहानी तो ठीक है सर, लेकिन अगर ये सर्कमस्क्राइबिंग या इनस्क्राइबिंग वर्ड आ जाता है तो ये वर्ड इस बात को स्पेसिफाई करता है कि ये जो अंदर और बाहर की कहानी चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि फिगर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं सर। तो सर्कल पैरेललोग्राम के अंदर है, अच्छी बात है, इस तरीके से अंदर है कि सर्कल मेरे पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन के हिसाब से, दोनों ही एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमें समझ में आ गया। अब कॉमन सेंस की बात है, इस फिगर की एनालिसिस करनी होगी, उसके लिए फिगर का नामकरण करना होगा सर। फटाफट नामकरण करते हैं। तो अपने क्वाड्रिलैटरल के नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से मान लो रैंडमली अपने पैरेललोग्राम का नामकरण कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि सवाल ने दोनों ही सिचुएशन में नामकरण प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहां पे मान लो इस वाले वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, इसको A कह दिया, इस डायरेक्शन में चलते हुए रूल्स के हिसाब से इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया और इसको D बोल दिया। अगेन मुझे अपने फिगर को देख के समझ में आ रहा है सर कि इन टच वाले पॉइंट्स के नामकरण की भी जरूरत पड़ेगी, इनका भी नामकरण कर लेते हैं। मान लो रैंडमली इसको P बोल दिया, रैंडमली इसको Q बोल दिया, रैंडमली इसको R बोल दिया, रैंडमली इसको S बोल दिया सर। तो यहां पे अपने सवाल के सिचुएशन के हिसाब से, सवाल के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से डायग्राम तक कैसे पहुंचना है ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। फटाफट डायग्राम की कहानी को ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा बुक का डायग्राम देखते हैं, पर्दा हटा के। तो आप देख पा रहे होगे सर बिल्कुल सेम टाइप का डायग्राम यहां पे भी क्रिएट हुआ है, आपको क्लियरली ये वाली कहानी दिख रही होगी। तो अब अपनी पूरी एनालिसिस को बुक के डायग्राम पे ले जाते हैं। तो कहानी को समझना, तो लैंग्वेज की मदद से डायग्राम तक कैसे पहुंचना है ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब चलते हैं अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस पे। तो मैथमेटिकल एनालिसिस की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इस फिगर को एक नजर में देख के क्या क्या दिख रहा है, तो क्या जवाब दोगे? फट से आपका जवाब आएगा कि सर इस फिगर को एक नजर में देख के सबसे पहले मुझे यह दिख रहा है कि सर्कल के लिए बहुत सारे टैंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन कहोगे सर यह भी दिख रहा है कि सर्कल के बाहर बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, कुल मिला के 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। सर मुझे दिख रहा है कि मेरे सर्कल के बाहर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अगेन मुझे यह भी दिख रहा है सर कि हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ऑब्जर्व करिएगा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टैंजेंट्स, इससे भी 2 टैंजेंट्स, इससे भी 2 टैंजेंट्स, इससे भी 2 टैंजेंट्स, यानी कि कुल मिला के अपने फिगर को एक नजर में ऑब्जर्व करके मुझे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले टैंजेंट्स की कहानी दिख रही है, जिससे यह क्लियर हो जा रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो थ्योरम नंबर 3 लगेगा या तो थ्योरम नंबर 4 लगेगा। अब सवाल के लैंग्वेज में, सवाल के पूछे जाने के तरीकों में कहीं पे भी एंगल की कहानी नहीं आ रही है। इससे यह क्लियर हो गया कि थ्योरम नंबर 4 तो नहीं लगेगा। तो अब हम यहां पे श्योर शॉर्ट तरीके से कह सकते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी थ्योरम नंबर 3 अप्लाई करने की जरूरत है, जो कि कहता है
कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे बनने वाले टैंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो अब यहां पे सिचुएशन के हिसाब से बारी बारी से हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनना। तो कहानी को इस एक्सटर्नल पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है सर कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगेन सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे सर इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से ये बोल सकते हैं कि ये लेंस आपस में इक्वल होंगे सर। तो इस इक्वालिटी को डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे इस इक्वालिटी को हमने डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये स्पेसिफाइड पॉइंट, सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे ये लेंस आपस में इक्वल होंगे। इस इक्वालिटी को भी डायग्राम में शो कर लेते हैं। तो इस इक्वालिटी को भी हमने डायग्राम में शो कर लिया। अब इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टैंजेंट के लिए ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टैंजेंट के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अगेन सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, तो यहां पे कह देंगे सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे सर कि ये जो लेंस होगी ये आपस में इक्वल होंगे सर। तो इस इक्वालिटी को भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस इक्वालिटी को भी हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब अपने फाइनल एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ, इस टैंजेंट के लिए ये टैंजेंट की लेंथ। थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे ये लेंस आपस में इक्वल होगी। इक्वालिटी को डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट कर लिया सर। तो यहां पे अपने हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करके जो भी पार्ट्स की इक्वालिटी खोज सकते थे वो मार करके डायग्राम में ही हमने रख लिया है। इतना समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। ध्यान से सुनना। क्यों इंटरेस्टिंग होगी? यहां से चीजें इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो आगे की कहानी बताऊंगा उस आगे की कहानी को सुनने के बाद आपको पीछे की एक कहानी याद आने लगेगी। समझना, इस आगे की कहानी को सुनने के बाद आपको पिछला कुछ याद आने लगेगा सर। तो जो पिछला याद आ रहा है वो चिंता मत करना, फाइनल सॉल्यूशन के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। अगेन आगे की कहानी में आपके दिमाग में कुछ डाउट्स भी आएंगे, तो उन डाउट्स को भी स्टोर करके रखना क्योंकि लास्ट तक उन डाउट्स को भी हम क्लियर कर देंगे। तो हम अपने आगे की कहानी पे चलते हैं। ध्यान से समझना बात को। तो फिगर बना लिया सवाल के लैंग्वेज की मदद से, फिगर की एनालिसिस करके जो भी एनालिसिस की चीजें निकाल सकते थे वो भी फिगर में रिप्रेजेंट करके रख लिया। अब फाइनली अपने प्रूफ डैट पे चलते हैं। सवाल ऐसे पूछा जाए या फिर सवाल ऐसे पूछा जाए, कुल मिला के सवाल की कहानी यह है सर कि मुझे अपने इस फिगर में अपने गिवन डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है कि यह वाली चीज एक रोम्बस होगी। तो कुल मिला के टारगेट क्या है सर? टारगेट क्लियर होना चाहिए। टारगेट यह है कि मुझे अपने अवेलेबल डेटा, अपने गिवन डेटा और एनालिसिस वाले डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है, यह प्रूव करके दिखाना है कि यह वाला फिगर एक रोम्बस होगा। अब समझना बात को सर, सवाल ने ऑलरेडी हमें यह बता दिया है कि यह वाला जो फिगर है यह एक पैरेललोग्राम है। ऑलरेडी बता दिया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल बोल रहा है। सवाल ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है
और अब हमें इसे एक रोम्बस साबित करना है, यानी कि सर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑलरेडी ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे अपने गिवन डेटा और एनालाइज वाले डेटा की मदद से ये साबित करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप लोगों ने मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंस सर ने सिखाया था कि पैरेललोग्राम से रोम्बस तक कैसे जाते हैं। क्या सिखाया था सर ने? तो सर ने सिखाया था कि अगर एक फिगर पैरेललोग्राम गिवन होता है और उसी पैरेललोग्राम को एक रोम्बस साबित करना होता है तो सिंपली एक काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। काम यह करना होगा सर कि मुझे अपने इस पैरेललोग्राम में किसी भी एक एडजेसेंट साइड के सेट में जो साइड्स हैं उनको इक्वल साबित करना है। तो मुझे सिंपली यहां पे करना यह है कि अपने फिगर में, अपने पैरेललोग्राम में किसी भी एक एडजेसेंट साइड्स के सेट को उठाना है, उस सेट में जो साइड्स हैं उसको इक्वल दिखा देना है। इक्वल दिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा सर। तो अगर अपने इस पैरेललोग्राम की बात की जाए सर, तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये भी मेरे एडजेसेंट साइड के सेट्स हैं, ये भी मेरे एडजेसेंट साइड के सेट्स हैं, ये भी मेरे एडजेसेंट साइड्स के सेट हैं, ये भी मेरे एडजेसेंट साइड्स के सेट हैं। तो आप कौन से वाले एडजेसेंट साइड्स के सेट को इक्वल दिखाना चाहते हो, ये भैया आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। मान लो रैंडमली यहां पे अपने एडजेसेंट साइड के सेट के तौर पे मैं इसे और इसे रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी कि अब समझना, यानी कि ये वाली चीज और कंसाइज बन गई और अब हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि हमारा टारगेट ये है कि इसको और इसको इक्वल साबित करना है। यानी कि मैथमेटिकली टारगेट है सर कि एडी और सीडी को इक्वल साबित करना है सर, यही मेरा मैथमेटिकल टारगेट है। अब देखो यहां पे तो बिल्कुल कंसाइज तरीके से, प्रिसाइज तरीके से यहां पे कहानी क्लियर है कि मुझे अपने गिवन डेटा और इस एनालिसिस वाले डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है कि एडी सीडी आपस में बराबर होंगे। अगर ये मैं आपस में इक्वल साबित कर देता हूं, मेरा काम हो जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम एक रोम्बस साबित हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि इनको आपस में इक्वल कैसे साबित किया जाए। ध्यान से कहानी को समझना। अब आपको कुछ पुराना याद आने लगेगा, ध्यान से कहानी को समझना, बिल्कुल ध्यान से। कुल मिला के सर इसको इसके इक्वल साबित करना है, सही बात है। अब देखो, तो इसको इसके इक्वल साबित करना है, क्या करेंगे सर? तो मेरा दिमाग यहां पे अपने फिगर को देख के चल रहा है कि मेरे पास यहां पे जो भी यूजफुल डेटा है, उस यूजफुल डेटा में जो भी कहानी है सर, वो कहानी इन हिस्सों के टर्म्स में है, इन पार्ट्स के टर्म में है। तो तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है कि अगर मुझे इनको इक्वल साबित करना है तो मुझे अपने इसी पार्ट्स के इक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और तरीके से यह बात समझ में आती है, एक और तरीके से मुझे ऐसे समझ में आता है कि मेरा दिमाग चल रहा है इस पूरे को इस पूरे के बराबर साबित करना है। और यहां पे जैसे ही मेरी नजर फिगर में जाती है तो मुझे दिख रहा है कि यहां का ये वाला हिस्सा यहां के ये वाले हिस्से के बराबर है। तो तुरंत दिमाग की घंटी जलती है, तुरंत दिमाग के बत्ती जलती है सर कि इनको आपस में इक्वल साबित करना है और इनके कुछ हिस्से आपस में इक्वल है। यानी कि मुझे चीजों को साबित करने के लिए पार्ट्स वाली कहानी में उतरना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से यह क्लियर होता है कि मुझे यहां पे जो टारगेट अचीव करना है उसके लिए पार्ट्स में खेलना पड़ेगा, इन्हीं पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब समझना, अब मुद्दा यह है सर कि पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। अब मुद्दा यह है सर कि पार्ट्स की इक्वालिटी का आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, इन्हीं पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल करके मुझे इन्हें आपस में बराबर साबित करना है। क्या दिमाग लगाऊं, अब ये मेरे मन में चल रहा है सर। तो यहां पे मुझे समझ में आता है
कि यहां पे मैं इन 8 अवेलेबल पार्ट्स में से रैंडमली अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी एक पार्ट को चुन लेता हूं। मैं रैंडमली इन 8 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। हमारी मर्जी है या इसको 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 या इसको, किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लो और जिस पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसको कुछ वेरिएबल असाइन कर दो, यानी कि उसकी लेंथ को कुछ मान लो, जैसे x यूनिट्स या y यूनिट्स या z यूनिट्स, अपनी मर्जी के हिसाब से। अब देखो ये करने से फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो मान लो रैंडमली यहां पे एनालिसिस के लिए आपने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया और रैंडमली तुमने मान लिया कि ये वाला जो पार्ट है ये x यूनिट्स का है। अब ये मानने से क्या फायदा हुआ यहां पे समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपके दिमाग में डाउट्स आना स्टार्ट होंगे और कुछ पुराना याद आना स्टार्ट होगा। तो पैरेलली दिमाग में चलने देना ये चीजें और एक्सप्लेनेशन को सुनना, लास्ट तक हर चीज क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना यहां पे। तो मैंने रैंडमली इन 8 अवेलेबल पार्ट्स में से एक पार्ट को चुना, उसको कुछ लेंथ मान लिया सर, कुछ x यूनिट्स का मान लिया। अब देखो यहां पे अगर ये x है और ये इसके बराबर है तो ये भी इतनी दूर x हो जाएगा सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब ये पूरी लेंथ कितनी है सर, CD। तो अगर ये पूरी लेंथ CD है और ये इतनी दूर x है तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया सर, ये हो जाएगा CD माइनस x। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगेन समझना सर, ये इसके बराबर है, अगर ये CD माइनस x है तो ये भी इतनी दूर यहां पे CD माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगेन समझना, यहां पे ये पूरी की पूरी लेंथ BC है और इसमें से ये इतनी दूर CD माइनस x है, तो ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी, कह दोगे सर, ये बची हुई लेंथ हो जाएगी BC माइनस CD माइनस x, कुल मिला के सर BC माइनस CD माइनस माइनस प्लस x, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी सर। अब समझना यहां पे, अब ये जो हम यहां पे कर रहे हैं इसमें ये जो लेंथ्स आ रही है सर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, मतलब CD माइनस x, BC माइनस CD प्लस x, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को खत्म कर देते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशन खत्म करेंगे, समझना है यहां पे। देखो, तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली इसको और इसको, यानी कि सर AD और यहां पे CD को इक्वल साबित करना है, यही अल्टीमेटली करना है। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीजें लिखने में आ रही हैं उसको खत्म करने के लिए इनको कुछ मान लेते हैं। जैसे रैंडमली इसको मान लो AD को कुछ B यूनिट्स का मान लेते हैं, रैंडमली CD को कुछ A यूनिट्स का मान लेते हैं। अब ये करने से फायदा ही होगा कि यही जो चीज हम कर रहे हैं, यही जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये अभी देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, सोचने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, अगर ये मान लेंगे ना सर तो उसके बाद चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, चीजें ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे और चीजें याद आ रही होंगी, इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको होल्ड करके रखो, लास्ट तक चीजें क्लियर कर दूंगा। देखो यहां पे, तो रैंडमली मैंने इससे बचने के लिए ये किया सर, यहां पे रैंडमली मैंने इससे बचने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये किया सर कि यहां पे इस पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को कुछ A यूनिट्स का मान लिया और इस पूरे को कुछ B यूनिट्स का मान लिया सर। अब देखो, तो अगर ये पूरा A है और ये इतनी दूर X है तो ये बचा हुआ पोर्शन हो गया सर A माइनस X, बढ़िया। अब ये इसके बराबर है, ये A माइनस X है तो ये भी A माइनस X हो जाएगा, और बढ़िया। अब समझना बात को, तो आपको समझ में आ रहा है सर कि एक चेन सी क्रिएट हो रही है। जैसे ही मैंने एक पार्ट को X मान के स्टार्ट किया, एक चेन सी क्रिएट हो रही है। इस चेन के हिसाब से अब हर पार्ट के बारे में पता कर लेंगे सर। अब देखो यहां पे, तो यहां पे जो भी कहानी चल रही है वो मेरे इस पैरेललोग्राम के साइड के पार्ट्स के टर्म में चल रही है। तो चूंकि कहानी पैरेललोग्राम के साइड के पार्ट्स के टर्म में चल रही है सर, तो पैरेललोग्राम के साइड वाली कोई प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। तो बिल्कुल जानते हैं। तो पैरेललोग्राम के साइड वाली प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आपके मन में पहला डाउट आएगा, सर यहां पे अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, क्यों हम सोचेंगे कि पैरेललोग्राम के साइड पे जाना है। तो भैया कॉमन सेंस की बात है,
आपने एनालिसिस को शुरू किया है, आपको दिख रहा है कि जो कहानी है वो पैरेललोग्राम के साइड के पार्ट्स के टर्म में चल रही है, यानी कि अगर हम पैरेललोग्राम के साइड से रिलेटेड कुछ जानते हैं तो बढ़िया है ना, इस्तेमाल कर लेंगे, एनालिसिस आसान हो जाएगी। यानी कि सर इस चीज को रिकॉल करते हुए तुरंत कह देंगे कि हमने इसको ए माना था, इसको बी माना था, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड वाली प्रॉपर्टी जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि सर अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और अगर ये बी है तो ये भी पूरा का पूरा बी हो जाएगा सर। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, देखो यहां पे तो ये a माइनस एक्स था, ये भी a माइनस एक्स हो गया। अब समझना यहां पे तो सर ये पूरा का पूरा b है, जिसमें से ये इतनी दूर a माइनस एक्स है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखेंगे सर तो ये पार्ट हो जाएगा b माइनस ए प्लस एक्स, b माइनस ए प्लस एक्स, ये वाला पार्ट हो जाएगा इतनी दूर का। अब समझना सर, अगेन मुझे दिख रहा है अपने पार्ट्स की इक्वालिटी से कि ये इसके बराबर है, तो अगर ये इतना हुआ तो ये भी इतना हो जाएगा, यानी कि b माइनस ए प्लस एक्स, ये भी इतना हो जाएगा। अब समझना सर ये पूरा b है, इतनी दूर x है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, ये b माइनस एक्स हो गया। अब ये इसके बराबर है, ये b माइनस एक्स है, तो ये भी b माइनस एक्स हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे, अब यहां पे समझना, तो कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है सर कि यही दोनों पार्ट्स मिलकर तो a बना रहे हैं। तो अगर यही दोनों पार्ट्स मिलकर a बना रहे हैं, अगर यही दोनों पार्ट्स मिलकर a बना रहे हैं, यानी इन पार्ट्स का सम a यूनिट्स के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो b माइनस एक्स प्लस बी, यहां पे सर माइनस a प्लस एक्स बराबर a। तो यहां पे दिख रहा है सर x से x कैंसल हो गया, b और b मिलके 2b बन गया, माइनस a को उधर भेज देंगे प्लस a बन जाएगा, a और a मिलके 2a बन जाएगा, 2 से 2 गया, कुल मिला के b बराबर a। क्या यही साबित नहीं करना था? बिल्कुल सर, यही तो मुझे साबित करना था कि कोई एक एडजेसेंट साइड के पेयर में जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है। अब देखो, अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आपने ये वाला जो मेथड अप्लाई किया है, यही सेम मेथड तो आपने कल के भी लेक्चर में पढ़ाया था ट्रायंगल वाली कहानी में। कैसी कहानी में समझना, तो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक ट्रायंगल गिवन है, मान लो रैंडमली ट्रायंगल के साइड्स के बारे में बताया जा रहा है, ये a यूनिट्स का है, ये b यूनिट्स का है, ये c यूनिट्स का है। अगेन अगर ये बताया जा रहा है कि इस ट्रायंगल के लिए एक इन सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो इसी सिचुएशन में आपने मेथड नंबर 3 जो पढ़ाया था बिल्कुल वही तो ये यहां पे दिख रहा है सर। तो चीजें कनेक्ट हो रही हैं सर। अब यहां पे समझना बात को, चीजें क्यों कनेक्ट हो रही है। तो कुल मिला के सर जो मेथड हमने वहां पे मेथड नंबर 3 इस टाइप के फिगर में देखा था, आप देख रहे होगे वही सेम मेथड है। और दोनों जगह सेम मेथड इसलिए लगा है क्योंकि दोनों जगह सिचुएशन भी सेम है। अब आप कहोगे सर आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों जगह सेम सिचुएशन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूं दोनों जगह सेम सिचुएशन है। इसी वजह से दोनों जगह ये सेम मेथड नंबर 3 को अप्लाई किया है। समझना बात को। तो अभी जब हमने इस सवाल को इस वाले मेथड से सॉल्व करके देखा, तो मेथड की कहानी देखने के बाद तुरंत आपको कुछ याद आने लगा। आपको ये याद आने लगा कि सर ने इस वाली सिचुएशन में यही सेम मेथड तो बताया था और इस मेथड को सर ने मेथड नंबर 3 बोला था। अब सर यहां पे बोल रहे हैं कि दोनों जगह सिचुएशन सेम है, इसी वजह से सॉल्व करने के लिए मेथड भी सेम था। अब क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। तो यहां पे सिचुएशन क्या थी, तो इस वाले फिगर के लिए सिचुएशन हमने कुछ ऐसी सीखी थी कि एक ट्रायंगल के सारे साइड्स के बारे में बता दिया गया है। इस ट्रायंगल में एक ऐसा सर्कल बनाया गया है जो कि ट्रायंगल के सारे साइड्स को टच कर रहा है, और फाइनली हमें इन पार्ट्स के लेंथ की जरूरत पड़ रही थी।
यही सिचुएशन है सर कुल मिला के। एक ट्रायंगल के सारे साइड्स के बारे में बताया गया है। इस ट्रायंगल में एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया गया है जो कि इस ट्रायंगल के सारे साइड्स को टच कर रहा है और मुझे इन छोटे छोटे हिस्सों के लेंथ की जरूरत थी। इसी वजह से हमने इस मेथड नंबर 3 को अप्लाई किया था और यही सेम सिचुएशन यहां पे है। कैसे है समझना। तो यहां पे सर कहोगे लेंथ के बारे में ट्रायंगल के साइड्स के बताया गया था, लेकिन सर यहां पे मेरे इस वाले फिगर के लेंथ के बारे में कहां बताया गया था? बिल्कुल बताया गया है। देखो कैसे बताया गया है। आपको यह बोल दिया गया है कि ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम है, पहले से बोल दिया गया। तो अगर पहले से यह बोल दिया गया कि ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है, तो इनडायरेक्टली आपको यह बोल दिया गया है कि इस वाले क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम बोल दिया सर, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है यह बोल दिया। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है यानी कि एक तरीके से आपको इस वाले फिगर के साइड लेंथ के बारे में ही तो बताया गया है। तो इस वाले क्वाड्रिलैटरल के साइड लेंथ के बारे में बताया गया है। एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स को टच कर रहा है। मैच करना है यहां पे वर्ड्स को। आपको यहां पे क्वाड्रिलैटरल के साइड लेंथ्स के बारे में बताया गया है। एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स को टच कर रहा है और आपको अपनी एनालिसिस से यह पता चला है कि पार्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है, पार्ट्स के लेंथ पे वर्क करना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई सर। यही आपको यहां पे समझना था। अब जैसे ही तुमने ये समझ लिया कि बिल्कुल सेम टाइप की सिचुएशन है, तो सॉल्व करने का अप्रोच भी तो सेम रहेगा, यानी कि वही मेथड नंबर 3 जो वहां बताया था वही यहां पे तो अप्लाई किया। यानी कि अपने मेथड नंबर 3 में जानते हैं कि जो अवेलेबल पार्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करते हैं, उसको कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हैं और उसके बाद इक्वालिटी चेक करते हुए पूरी चेन बना लेते हैं। पूरी चेन बनाने के बाद लास्ट में आके पार्ट्स का सम फलाना चीज के बराबर होगा, इक्वेट कर देते, कहानी अपने आप आ जाती है। आई थी कि नहीं वहां पे? यहां पे भी देखो निकल के आ गई। अब आप कहोगे सर लेकिन अभी भी थोड़ा सा अलग है सर। थोड़ा सा अलग ये है कि आपने ये ए बी क्यों माना? तो अरे भैया तुमको ए बी मानने का मन नहीं है तो तुम सी डी, तुम ए डी इस टर्म्स में चलो। तुमको मैंने लिख के दिखाया था ना, इस टर्म से भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ए और बी आपके सहूलियत के लिए माना, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं सी डी माइनस एक्स या ए बी माइनस सी डी प्लस एक्स तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लिखने में ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन सिंपल तरीके से मुझे यह पता है कि जब मुझे लेंथ की बात करनी है तो सिंपली अपने लेंथ को कुछ मान लो तो एनालिसिस काफी सिंपल हो गई। तो बस उस सिंपल एनालिसिस के हिसाब से रैंडमली एक पार्ट को सिलेक्ट किया, उसको कोई वेरिएबल माना और अपनी चेन को कंप्लीट कर लिया कि भैया ये एक्स है, टोटल ए था तो ये ए माइनस एक्स हो गया, ये इसके बराबर ये ए माइनस एक्स, ये भी ए माइनस एक्स हो गया, ये इसके बराबर ये एक्स था, ये भी एक्स हो गया, ये पूरा बी है तो ये वाला पोर्शन बी माइनस एक्स हो गया। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, ये पूरा बी ये ए माइनस एक्स, तो ये बचा हुआ हिस्सा बी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एक्स, सिंप्लीफाई होने के बाद बी माइनस ए प्लस एक्स। अब ये इसके बराबर यानी ये भी b माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, इधर से ये b माइनस एक्स है, ये भी b माइनस एक्स हो जाएगा। इन्हीं पार्ट्स को जोड़ने के बाद तो a बन रहा है, जोड़ के a बना दिया, बस वहीं पे तो साबित हो गया कि a और b आपस में बराबर है। और यही तो साबित करना था कि ये आपस में बराबर है। यही तो मेरा टारगेट था कि मुझे अपने पैरेललोग्राम में किसी एक एडजेसेंट साइड के सेट में जो साइड्स हैं उनको इक्वल साबित करना है, क्योंकि एक बार हमने ये साबित कर गया इसके बाद ऑटोमेटिकली ये रोम्बस साबित हो गया। बस यही कहानी आपको लिख लेनी है। तो ये सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड नंबर 1 बताया जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जब अभी सॉल्व करोगे ना, बनाने बैठोगे ना, तो बहुत सिंपल मेथड है। इस सवाल को सॉल्व करने का इससे ज्यादा सिंपल मेथड नहीं हो सकता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये आपको किसी बुक में मेथड नहीं मिलेगा सर, ठीक है? अब समझना बात को। तो यहां पे आप चीजों को कनेक्ट कर रहे होगे कि सेम टाइप की सिचुएशन, इसलिए सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सेम टाइप का रास्ता लिया गया। अब आपके दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। जो डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे थे, जो मेथड को देख के आपको कुछ पुराना याद आ रहा था, वो भी आपको यहां पे कनेक्ट हो गया था। तो यहां पे इसके साथ कह सकता हूं कि सवाल को सॉल्व करने का हमने मेथड नंबर 1 देखा।
अब इसी को सॉल्व करने का एक मेथड नंबर 2 भी देखेंगे जो कि नॉर्मली आपको बुक्स में मिलेगा। अब वो मेथड क्या, उसको समझते ध्यान से सुनना। पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब इसी सवाल को सॉल्व करने का एक मेथड नंबर 2 देख लेते हैं, और ये मेथड नंबर 2 आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा। अब समझना बात को, अपने इस फिगर को एनालाइज करने के बाद इन पार्ट्स की इक्वालिटी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, अपने प्रूव दैट को एनालाइज करने के बाद प्रूव दैट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कहानी तक भी पहुंचने में दिक्कत नहीं है। अगर प्रूव दैट की बात की जाए तो मैथमेटिकली मुझे क्या साबित करना है, हमने अभी देखा था सर, मैथमेटिकली हमें यही तो साबित करना है कि एडी जो होगा ये सीडी के बराबर होगा। यानी कि सर ये जो फिगर की पूरी ओवरऑल एनालिसिस की है, इस एनालिसिस तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की कहानी में कैसे बढ़ना है, ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के मेरे दिमाग में चल रहा है कि एनालिसिस के बाद ये जो पार्ट्स की इक्वालिटी आई है, इसी का सहारा लेते हुए जरूर ये वाली चीज प्रूव होगी। तो सबसे पहले जो भी पार्ट्स की इक्वालिटी मुझे दिख रही है सर फिगर में, उसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर एपी जो है ये एस के बराबर है, लिख लेते हैं। एपी जो है ये एस के बराबर है। अगेन यहां पे देखा जाए सर तो बीपी जो है ये बीक्यू के बराबर है। बीपी जो है सर ये बीक्यू के बराबर है। अगेन आगे देखा जाए सर तो डीआर डीएस के बराबर है। डीआर जो है ये डीएस के बराबर है। अगेन देखा जाए सर तो सीआर सीक्यू के बराबर है। सीआर जो है ये सीक्यू के बराबर है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि यही जो मेरे पास एनालाइज करने के बाद डेटा आया है, इसी डेटा की मदद से जरूर ये वाली चीज प्रूव होगी। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर किसी भी प्रूफ दैट को टैकल करने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेनली 3 ही रास्ते होते हैं। या तो आप एलएचएस से शुरू करिए आरएचएस तक जाइए, या तो आप आरएचएस से शुरू करिए एलएचएस तक जाइए, या फिर आप कोई ऐसे टर्म या कोई ऐसे एक्सप्रेशन को बनाइए जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद सीधे एलएचएस बराबर आरएचएस का फॉर्मेट दे दे। हमें पता है सर कोई भी प्रूफ दैट टाइप का सवाल होता है, सॉल्व करने के यही रास्ते होते हैं। अब अपने सेकंड मेथड में इस वाले रास्ते से काम करके देखेंगे कैसे, समझना बात को। तो मेरे दिमाग में चल रहा है सर कि इसी डेटा की मदद से यहां पे पहुंचेंगे सर। अब देखो कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से सुनना। तो मुझे इसको इसके बराबर साबित करना है। अब देखो यहां पे सर ये कैसे बना है, कह दोगे सर ये जो है ये डीआर और सीआर से मिलकर बना है। लफ्जों पे ध्यान देना, ये डीआर और सीआर से मिलकर बना है। अब यहां पे आपको डीआर और सीआर कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है डीआर और सीआर कंबाइन होगा, सीडी बना देगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। यानी सिचुएशन के हिसाब से इनको कंबाइन करने के लिए इन इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। और देखो क्या दिख रहा है, अगेन दिख रहा है सर कि मुझे अपने प्रूफ दैट के हिसाब से एडी भी चाहिए। अब एडी बनाने के लिए मुझे एस और डीएस की जरूरत पड़ेगी। एस डीएस कहां है सर, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करके कह दोगे सर कि ये रहा एस और ये रहा डीएस। तो अब आपके दिमाग में चल रहा है एस डीएस जब जुड़ेंगे तब तो जाके एडी बनेगा, यानी अब लग रहा है इसको कंबाइन करना चाहिए। तो बड़ी दुविधा हो गई सर, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये छूट जाएगा, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये छूट जाएगा, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये छूट जाएगा। यानी कि सर समझ में आ रहा है कि 4 में से अगर किसी 2 को कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और ये पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलती है कि किसी 2 को कंबाइन करने से काम नहीं हो रहा है, तो चांसेस यही है कि सबको कंबाइन करना होगा। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये हिट कर गया कि सबको कंबाइन करना होगा, तो एक बार कंबाइन करके देखिए होता क्या है। तो एपीबीपी कंबाइन होगा तो आपका एबी बना देगा। अब कहोगे सर एबी तो मेरे रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो बन रहा है फिलहाल बना के रख लो। ये कंबाइन होके एबी बना दिया। अगेन दिख रहा है सर डीआर और सीआर, डीआर और सीआर कंबाइन होके आपका क्या बना दिया, सीडी। अब सीडी की तो जरूरत है सर। अब देखो इस साइड क्या हो रहा है,
इधर यहां पे है सर एस और बी क्यू, तो एस और बी क्यू तो एकदम अलग अलग है सर। एस और डीएस को देखो, क्योंकि सब ऐड कर रहे हो ना सर। एस और डीएस को अगर देखेंगे तो ये कंबाइन होके क्या बना देगा, ये कंबाइन होके आपका एडी बना देगा, जिसकी जरूरत है सर। अगेन दिख रहा है बीक्यू और सीक्यू, बीक्यू और सीक्यू कंबाइन होके क्या बना देगा सर, बीसी बना देगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है सर, सबको ऐड किया तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीडी चाहिए था, सीडी आ गया, एडी चाहिए था, एडी भी आ गया, लेकिन सर ये एबी और बीडी एक्स्ट्रा आ रहा है। भैया एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि सवाल ने बता दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे सर, तो ये जो CD है, इस CD, ये जो AB है सर, इस AB को क्या तुम CD से रिप्लेस नहीं कर सकते? क्या मैं इसको रिप्लेस करके CD नहीं बना सकता जरूरत के हिसाब से? अगेन यहां पे देखो सर, यहां पे ये जो BD एक्स्ट्रा है, इस BD को क्या मैं BD, यहां पे BD लिख दिया है, किसको, BQ CQ, BQ और CQ, BQ CQ मिलके BD नहीं, यहां पे BC होगा सर। तो यहां पे समझना, तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है सर कि BC मेरी जरूरत नहीं है, तो क्या मैं BC को रिप्लेस करके AD नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। तो ट्वाइस ऑफ CD बराबर ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कट जाएगा, जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा सर। यानी कि सबको कंबाइन कर दिया जाए तो अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कट गया, CD बराबर AD हमने प्रूफ कर दिया है सर। और यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि फाइनली इसके बाद नीचे वाले स्टेप में लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, सिंस वी नो दैट opposite sides of a parallelogram are equal, therefore AB is equal to CD and BC is equal to AD। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख दोगे, therefore we can say that कि this parallelogram ABCD is a rhombus। कहानी खत्म, पैसा हजम। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, सॉल्व करने में कहानी बिल्कुल सिंपल दिखी, लेकिन यह चीज दिमाग में हिट कर जाए, यह सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी वजह से मैंने आपको क्या बोला था, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो मेथड नंबर 1 है ना, उस पे सोचना आसान है, इस पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका सॉल्यूशन देखने में जरूर सिंपल है, लेकिन इस कहानी तक सोचना मुश्किल है। देखो, मैथ्स में ना सोच इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के कंपैरिजन में सॉल्व करने में बहुत सिंपल हो, लेकिन उस सिंपल वाले प्रोसेस को सोच पाओ, कोई गारंटी नहीं है सर। तो प्रोसेस सिंपल है, प्रोसीजर सिंपल है, लेकिन इस चीज दिमाग में हिट कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो पहला वाला मेथड था सॉल्व करने का, वो इस सवाल के लिए ज्यादा बेटर है, उस पर सोचना ज्यादा आसान है। वैसे आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में चाहो इस मेथड से बनाओ, उस मेथड से बनाओ, प्योरली आपकी मर्जी है। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की कहानी देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, और अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में MCQ के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अगेन, इस पर्दे को देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है या फिर फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा, उस सिचुएशन में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगी। तो यहां पे यह सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है, उस सिचुएशन में सवाल की कहानी क्या रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। सवाल पढ़ के देखते हैं। सवाल कह रहा है PA and PB are tangents from P to the circle with center O. At a point M lying on the circle between PA and PB, a tangent is drawn cutting PA at K and PB at N. Prove that Kn is equal to AK plus Bn.
अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है कि किसी पॉइंट P से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, PA और PB। समझना, सवाल यहां पे कह रहा है किसी पॉइंट P से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, PA और PB। सवाल ने बता दिया है कि सर्कल का सेंटर O है। अगेन आगे सवाल कहता है कि सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट M लाई कर रहा है। अब कहोगे सर, सर्कल की बाउंड्री तो बहुत बड़ी होती है, बाउंड्री पे पॉइंट M कहां लाई कर रहा है? तो इसके लिए सवाल ने हमें यह बताया है कि सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट M कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है कि ये पॉइंट मेरे ओरिजिनल दोनों टेंजेंट्स PA और PB के बीच में है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि ये जो पॉइंट M है, इस पॉइंट से पास करता हुआ हमने अपने सर्कल में एक तीसरा टेंजेंट बनाया जो कि ओरिजिनल दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, सवाल ने यह जानकारी प्रोवाइड कर दी। अब इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद फाइनली सवाल यह कह रहा है साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि KN जो होगा ये AK और BN का सम होगा। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल कह रहा है किसी पॉइंट P से एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, PA और PB। सवाल ने बता दिया है कि सर्कल का सेंटर O है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे पॉइंट M लाई कर रहा है। अब बाउंड्री पे कहां लाई कर रहा है, इसके लिए सवाल ने बताया कि पॉइंट M सर्कल की बाउंड्री पे इस तरीके से लाई कर रहा है कि यह पॉइंट मेरे ओरिजिनल दोनों टेंजेंट्स के बीच में है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि इसी सर्कल पे पॉइंट M से पास करता हुआ एक और टेंजेंट हमने बनाया जो कि मेरे ओरिजिनल दोनों टेंजेंट्स PA और PB को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यह जानकारी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। अब इतनी सारी जानकारी दे देने के बाद फाइनली सवाल हमें ये वाले एक्सप्रेशन को प्रूफ करने को कह रहा है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? कहोगे सर बहुत हद तक क्लियर हो गया। जो भी मन में हल्के फुल्के डाउट्स हैं, जब डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहां पे सॉल्यूशन की कहानी को स्टार्ट करते हैं और अपने सवाल के लैंग्वेज की मदद से, सवाल के एक्सप्लेनेशन की मदद से डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। समझना बात को। तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है, एक सर्कल पे चर्चा हो रही है, तो फटाफट रैंडम तरीके से किसी भी रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। तो रैंडमली एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। बहुत ध्यान से समझना बात को। सवाल कह रहा है किसी पॉइंट P से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर कि पॉइंट P एग्जैक्टली कहां पे है, यह सवाल ने तो बताया ही नहीं। पॉइंट P अंदर है, पॉइंट P बाउंड्री पे है, बाहर है, सवाल ने नहीं बताया। तो मैं कहता हूं बताने की जरूरत ही क्या, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल क्लियरली बोल रहा है कि उस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो सर्कल पे टेंजेंट्स नहीं बना सकते। अगेन हमें पता है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे कहीं पे होगा, उस सिचुएशन में हम अपने सर्कल पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अगेन हमें पता है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में हम अपने पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट P एग्जैक्टली कहां पे है सवाल ने नहीं बताया, लेकिन हमने जो एनालिसिस सीखी है उससे अब मुझे क्लियर है कि मेरा पॉइंट P सर्कल के बाहर कहीं पे। तो सर्कल के बाहर कहीं पे भी पॉइंट P को अपनी मर्जी के हिसाब से अज्यूम कर लो। मान लो रैंडमली सर्कल के बाहर पॉइंट P को यहां कहीं मैंने अज्यूम कर लिया। तो बोला जा रहा है पॉइंट P से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। फटाफट हम भी ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो यहां पे सबसे पहले मान लो कुछ इस तरीके से, यहां पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट बना लिया।
अगेन मान लो यहां पे कुछ इस तरीके से इसी पॉइंट से पास करता हुआ अपने सर्कल के लिए एक और टेंजेंट हमने बना लिया सर। तो जैसा कि सवाल कह रहा था कि कोई पॉइंट P है जिससे एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो टेंजेंट्स के नाम बता दिए गए हैं PA और PB। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, P कहां है दिख रहा है, लेकिन सर A और B को कहां पे लोकेट करें ये क्लियर नहीं हो रहा। सवाल ने बता दिया है टेंजेंट के नाम है PA और PB। P कहां है दिख रहा है सर, A और B को कहां पे लोकेट करना। अब देखो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बहुत सारे सवालों में देख लिया है कि सवाल टेंजेंट का नामकरण प्रोवाइड करता है, और हमने हर बार ये सवालों में ऑब्जर्व किया है कि सवाल जो टेंजेंट का नामकरण प्रोवाइड करता है वो नामकरण इस तरीके से होता है कि वो नामकरण एक्चुअली में मेरे टेंजेंट के लेंथ के बारे में बता देता है। क्या हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया है? बिल्कुल किया है। तो अगर यहां पे सवाल कह रहा है कि मेरे टेंजेंट्स PA और PB है, तो इससे ये क्लियर हो रहा है सर कि ये मेरे दोनों टेंजेंट्स की लेंथ रहने वाली है। अब लेंथ का मतलब जानते हैं, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है सर? स्पेसिफाइड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो समझना बात को सर, सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही टेंजेंट के लिए ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट होगा। अब इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि अब आपकी मर्जी है, या तो इसको PA बना दो, इसको PB बना दो, या फिर इसको PA बना दो, इसको PB बना दो, आपकी मर्जी है। मान लो रैंडमली मैंने डिसाइड किया इस वाले टेंजेंट को PA बनाना है, इस वाले टेंजेंट को PB बनाना है। अब जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से यह क्लियर है कि स्पेसिफाइड पॉइंट अगर P है, यानी कि इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A होना चाहिए। अगेन इसी तरीके से कह देंगे ये वाला पॉइंट B होना चाहिए। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब आगे की कहानी को फिर से ध्यान से सुनना है यहां पे। अब सवाल ने सर्कल का सेंटर बता दिया है, सर्कल का सेंटर O है, इस चीज को लोकेट कर लिया। अब सवाल कह रहा है कि सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे पॉइंट M लाई कर रहा है। अब दिख रहा है सर बाउंड्री तो बहुत बड़ी है, पॉइंट M यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहां पे है सर? तो सवाल ने जानकारी दी है कि बाउंड्री पे पॉइंट M कुछ इस तरीके से है कि मेरा पॉइंट मेरे ओरिजिनल दोनों टेंजेंट्स PA और PB के बीच में है। तो PA और PB के बीच में बाउंड्री का सेक्शन कौन सा है? कह दोगे सर PA और PB टेंजेंट्स के बीच में यही मेरे बाउंड्री का सेक्शन है। अब इसी बाउंड्री के सेक्शन में पॉइंट M को जहां चाहो वहां लोकेट कर लो, क्योंकि इसके बीच में बाउंड्री पे पॉइंट M को कहां पे मानना है एग्जैक्टली सवाल ने हमें नहीं बताया। इसी वजह से इस पोर्शन में पॉइंट M को जहां चाहो वहां अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। तो रैंडमली एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो पॉइंट M को यहां कहीं हम अज्यूम कर लेते हैं। अब सवाल कह रहा है सर कि इस पॉइंट M से पास करता हुआ एक तीसरा टेंजेंट बनाया गया है जो कि इन दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है सर। तो इससे पास करता हुआ अपना तीसरा टेंजेंट बना लेते हैं। तो यहां पे इससे पास करता हुआ अगर टेंजेंट बनाए सर तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, बना लिया सर। तो अपने पॉइंट M से पास करता हुआ हमने अपने सर्कल का तीसरा टेंजेंट बना लिया, जो कि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मुझे दिख रहा है इस वाले टेंजेंट को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगेन इस वाले टेंजेंट को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके बारे में बता दिया गया है। देखो क्लियरली बोला जा रहा है अ टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग PA एट K। PA को K पे काट रहा है मेरा टेंजेंट, PA को K पे काट रहा है मेरा टेंजेंट। अगेन सर PB को N पे काट रहा है मेरा टेंजेंट, PB को N पे काट रहा है मेरा टेंजेंट। तो जिन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है उनके बारे में पता चल गया। अब सवाल ने ये वाली बात कौन कहां पे काट रहा है ये वाली चीज डायरेक्टली बोल के सवाल की लैंग्वेज बहुत आसान कर दी। अगर मैं एग्जामिनर रहता तो मैं यही वाली जानकारी रेस्पेक्टिवली के मदद से देता सर। तो इसको भी दिमाग में रखना कि यहां पे सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रेस्पेक्टिवली की कहानी को फिट किया जा सकता था।
तो अब फाइनली समझना, तो जितनी बात सवाल बोल रहा था उसके हिसाब से हमने सक्सेसफुली यहां पे फिगर को बना लिया है। अब मुझे अपने फिगर में ये वाली चीज साबित करके दिखानी है। तो सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये हमने सीख लिया। अब बुक का फिगर थोड़ा देखते हैं। तो बुक का फिगर देखें तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सेम टाइप का फिगर यहां पे क्रिएट हुआ है। तो अब अपनी पूरी एनालिसिस बुक के फिगर में देखेंगे सर, तो समझिएगा बात को। तो सवाल के लैंग्वेज से फिगर तक कैसे पहुंचना है ये तो हमने सीख लिया। अब यहां पे अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर इस फिगर को एक नजर में देख के क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या जवाब दोगे? फटाफट आप बोलोगे कि फिगर को एक नजर में देख के दिख रहा है सर सर्कल के लिए बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए गए हैं। अगेन कहोगे ये भी दिख रहा है सर कि मेरे सर्कल के बाहर कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स है। कौन कौन से एक्सटर्नल पॉइंट्स है थोड़ा ध्यान से देखना। मुझे दिख रहा है सर मेरे सर्कल के बाहर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके अलावा ये भी दिख रहा है सर सर्कल के बाहर ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। अगेन दिख रहा है सर सर्कल के बाहर ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो कुल मिला के फिगर में जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑब्जर्व हो रहे थे उसको हमने हाईलाइट करके देख लिया। और मुझे अपने फिगर में यह भी दिख रहा है सर कि हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स, अगेन इस वाले से सर्कल पे दो टेंजेंट्स, अगेन इस वाले से सर्कल पे दो टेंजेंट्स। तो कुल मिला के फिगर को ऑब्जर्व करके ये क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट्स की कहानी दिख गई। इस कहानी से यह क्लियर है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो थ्योरम नंबर 3 लगेगा या तो थ्योरम नंबर 4 लगेगा। अब सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी एंगल की कहानी दिखी क्या? नहीं दिखी, यानी कि थ्योरम नंबर 4 नहीं लग सकता। अब मुझे क्लियर है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे थ्योरम नंबर 3 लगाने की जरूरत है, जो कि कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल होती है सर। तो यहां पे बारी बारी से हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करते हैं। तो दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगेन इस वाले टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे सर इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो इस लेंथ की इक्वालिटी को डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस लेंथ की इक्वालिटी को डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलते हैं अगले एक्सटर्नल पॉइंट से इस वाले को एनालाइज करते हैं। अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे सर इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, अगेन सिचुएशन के हिसाब से इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। इस इक्वालिटी को शो कर लेते हैं सर। तो इस इक्वालिटी को हमने अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, ये लेंस आपस में इक्वल। अब अपने फाइनल एक्सटर्नल पॉइंट पे चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सच दैट इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगेन इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिचुएशन के हिसाब से ये मेरा स्पेसिफाइड पॉइंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से कह देंगे सर इस टेंजेंट के लिए ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, अगेन इस टेंजेंट के लिए सिचुएशन के हिसाब से ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। यानी कि सर यहां पे अब अपने थ्योरम नंबर 3 के मदद से कह देंगे ये दोनों लेंस आपस में इक्वल होंगे। इस इक्वालिटी को भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिप्रेजेंट कर लिया सर, ये लेंस आपस में इक्वल।
तो फिगर में हर एक एक्सटर्नल पॉइंट को एनालाइज करने के बाद जो भी पार्ट्स की इक्वालिटी मिल सकती थी वो हमने ढूंढकर अपने फिगर में हाईलाइट कर ली। अब फाइनली चलते हैं अपने प्रूफ दैट पे और प्रूफ दैट की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना। तो अगर मैं अपने प्रूफ दैट के एलएचएस और आरएचएस वाले हिस्सों को देखूं सर, तो मुझे डिसबैलेंस दिख रहा है। मुझे दिख रहा है सर जो आरएचएस वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, जबकि जो एलएचएस वाला हिस्सा है ये ज्यादा सिंपल टाइप का है। तो हम जानते हैं सर इस टाइप के प्रूफ दैट के सिचुएशन में अगर कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल तक जाने की कोशिश करें तो आसानी से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यहां पे सवाल के सिचुएशन के हिसाब से अब हमने डिसाइड कर लिया सर कि हम आरएचएस से स्टार्ट करेंगे और एलएचएस को प्रूफ कर लेंगे। तो आरएचएस क्या है सर? आरएचएस है AK प्लस BN। तो आरएचएस के साथ स्टार्ट करेंगे और एलएचएस को प्रूफ करना है टारगेट। तो यहां पे अपने एलएचएस आरएचएस के पार्ट्स को अलग अलग कलर से हाईलाइट करते ध्यान देना। सबसे पहले एलएचएस में है सर KN, इसको मान लो ब्लैक कलर से हाईलाइट करते हैं। तो ये रहा KN, इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लिया। अब जो हमारे आरएचएस के पार्ट्स इसको रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, AK और BN। तो ये रहा AK और ये रहा हमारा क्या है सर? BN। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। तो सवाल की सिचुएशन कुछ इस प्रकार है सर कि आरएचएस से एलएचएस तक जाना है, यानी कि इस चीज को डायग्राम में जो हमने रिप्रेजेंट किया उसके हिसाब से कह देंगे कि मुझे अपने गिवन डेटा और एनालिसिस के बाद आने वाले डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है कि किसी तरीके से लाल वाले पार्ट को काले वाले में बदलना है। तो कहानी यहां भी कुछ ऐसी है सर कि मुझे यहां पे अपने गिवन डेटा और एनालाइज करने वाले डेटा की मदद से किसी तरीके से रेड वाले को ब्लैक वाले में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो फिगर देख के तुरंत हमारा दिमाग चलना चाहिए कि अगर मुझे रेड वाले से ब्लैक वाले पे जाना है सर, तो मुझे इन्हीं पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियरली दिख रहा है कि अगर रेड वाले से ब्लैक वाले पे जाना है तो यही जो पार्ट्स की क्वालिटी आई है इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस चीजें क्लियर है, कंसेप्ट को अप्लाई कर दो। तो यहां पे देखिए सर AK प्लस BN। सबसे पहले AK को देखिए, तो ये रहा है सर AK। तो पार्ट्स की इक्वालिटी के इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो समझ में आ रहा है सर इस वाली इक्वालिटी के मदद से कि AK के बदले सब्स्टिट्यूट करके हम KM लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AK बराबर KM लिख लिया सर। यहां पे अगेन समझ में आ रहा है सर कि चूंकि ये इसके बराबर है तो BN के बदले हम यहां पे NM लिख सकते हैं। तो BN के बदले NM लिख लिया। अब जैसे ही हमने ये चेंजेस किए तो KM और NM मिलकर क्या बना देंगे? ये मिलकर क्या बना रहे हैं? फिगर देख के पता चल रहा है ये मिलकर KN बना रहे हैं सर। तो आरएचएस से स्टार्ट किया, बड़ी आसानी से एलएचएस को प्रूफ कर दिया। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अब तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, नंबर मिल जाएंगे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आपने ही बोला है कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रूफ दैट वाले सवालों में कोशिश करनी चाहिए कि कन्वेंशनल रास्ते से चले। कन्वेंशनल रास्ता कहता है एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस तक जाओ। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे सोचना चाहे, तब कैसे सोचेंगे? तो एलएचएस क्या है सर? KN। फिर से वही कहानी, एलएचएस आरएचएस के पार्ट्स को हाईलाइट कर लिया। अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझे सर काले वाले से लाल वाले पे पहुंचना है। तो तुरंत अपने फिगर को देख के मेरा दिमाग चल रहा है कि काले से अगर लाल पे आना है तो इन्हीं पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर पार्ट्स की इक्वालिटी का इस्तेमाल करना है तो फिलहाल इस काले वाले को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। एक बार काले वाले को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, उसी के बाद पार्ट्स के इक्वालिटी के मदद से चीजों को चेंज कर पाएंगे और जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप सोच सकते हो इस वाली सिचुएशन में। तो ऐसे सोचा जाए तो तुरंत कह देंगे सर कि मेरा जो KN है ये KM और NM से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है सर? तो ये KM और NM से मिलकर बना है। अब चूंकि हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, अब अपने पार्ट्स की क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इक्वालिटी का इस्तेमाल करके कह देंगे सर km के बदले सब्स्टिट्यूट करके ak ला सकते हैं, km के बदले सर ak ला सकते हैं, अगेन दिख रहा है nm के बदले सब्स्टिट्यूट करके bn ला सकते हैं सर, ले आए। तो इस तरीके से भी आसानी से प्रूव कर लिया। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, दोनों ही वेज में आसानी से सोच सकते हो बिना कोई दिक्कत के। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, अब इस वाले को थोड़ा देखो, तो अगर सवाल फिगर के साथ पूछा जाएगा तो उस सिचुएशन में इतना बताने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट एम बाउंड्री पे कहां है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा तो पॉइंट एम के बारे में इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायग्राम में ऑलरेडी पॉइंट एम हाईलाइटेड रहेगा। देखो यहां पे सवाल कैसे दिया जा रहा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल विद सेंटर O, दिख रहा है सर। एट पॉइंट M, M ऑलरेडी हाईलाइटेड है, एट पॉइंट M अ टेंजेंट इज ड्रॉन, दिख रहा है, कटिंग PA एट K एंड PB एट N। अब इतनी जानकारी के बाद ये वाली चीज प्रूफ करनी है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, डायग्राम के साथ सवाल आता है तब तो एनालिसिस बहुत 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 इजी हो जाएगी सर। चैलेंज कब है? चैलेंज तब है अगर सवाल बिना डायग्राम के आए सर। तो यहां पे हर सिचुएशन के लिए कहानी हमने देख ली। तो फाइनली अब मैं कह सकता हूं कि इस सवाल पे लेक्चर को एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि फ्री होने पर हर बार मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किनर गार्डन से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर कि जहां पे दूसरे चैनल्स पे शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।